गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नया पार्ट जानेंगे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी के ट्रांजैक्शन जो होती हैं बिजनेस में उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हमें डिजाइन करनी होती है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, वर्टिकल और आपका कंपैरेटिव, दोनों हम मेथड से इसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में आपको जब मैं छोड़ के गया था तो कुछ उसमें ऐसा था कि सितंबर 7 को अगर रोशन ने आपका 7,000 का एक सॉफ्टवेयर एक रिटेल स्टोर को बेचा, एक दुकान को बेचा सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर की मदद से, तो उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि उसको यहाँ पे उसने ये पिछली बार की जो हाइलाइट्स हैं बैलेंस शीट से, कैश उसका था 25,000, कंप्यूटर था उसका 25,000, सप्लाई उसने ली थी क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट पे जो उसने सप्लाई ली थी किसी भी सामान की उसने ली थी 6,000 रुपए की। लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए, इक्विटी जो उसने बिजनेस सेटअप के लिए थी 40,000, क्रेडिट जो उसने लिया था, मतलब यहाँ पे जो एसेट है जो क्रिएट हुआ है किसकी वजह से हुआ था, जब उसने वो सामान उधारी पे लिया था, उधारी पे लिया था, वो पैसा चुकाना होगा, उसको हम कहते हैं ट्रेड पेबल। तो पिछले उसमें ट्रेड पेबल कितना था हमारा, 6,000। अब आप देखिए कि उसने सॉफ्टवेयर बेचा 7,000 का, तो क्या होगा यहाँ पर, जब उसने कैश का बेचा, कैश में सॉफ्टवेयर बेचा, ठीक है, कैश में, तो क्या होगा, एसेट आपका क्या होगा, प्लस जो कैश होगा वो आपका 7,000 और बढ़ जाएगा। ठीक है, और इक्विटी भी बढ़ेगी, क्यों, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है और जिसने बिजनेस इन्वेस्ट करा है उसका भी फायदा होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए आपका क्या होगा, आपकी यहाँ पे वो भी बढ़ेगी, क्या, इक्विटी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये होगा आपका 63,000 और ये आपका 63,000। अप टू दिस पॉइंट दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड, क्योंकि लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसेट। समझ में आ गई बात को। ठीक है, कि आप उसने 7,000 में कैश बेचा, क्या आपने सॉफ्टवेयर बेचा, किसी दुकान को कैश में बेचा, उसने कैश लिया, तो क्या होगा, हम लोग बैलेंस शीट में 7,000 बढ़ा देंगे, प्लस इक्विटी में भी हम 7,000 बढ़ा देंगे। क्यों, कैश का तो ठीक है लेकिन इक्विटी में क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई बिजनेस को अगर उसने इन्वेस्ट करा, बिजनेस में इन्वेस्ट करा था, उसको कहते हैं प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी इक्विटी भी बढ़ेगी। अब वो इसको इक्विटी बढ़ा रहा है या रिटेन अर्निंग में लेके आ रहा है, वो उसकी हेडेक है, वो उसको अगर हम आगे इसकी बैलेंस शीट और खंगालने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी बारीक बात करते हैं कि आपका ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें पॉइंट्स रिलेटेड है बैलेंस शीट को डिजाइन करते हुए, क्या क्या आपकी वो होता है, क्या क्या होते हैं वो सब अभी हम देखेंगे। तो आपको मैंने बताया था पिछली बार, एसेट आपके करंट और नॉन करंट होते हैं, उसमें भी आपके टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, करंट और नॉन करंट में। ठीक है, तो टेंजिबल में जो मैंने कहा था, बताया था आपको, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहला होता है आपका टेंजिबल में आपका पी पी ई, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। किसी भी आप बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको वहां पता लगेगा पीपी लिखा हुआ है, मतलब उसने या तो लैंड खरीदी है या कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, ठीक है, या उसने कोई प्लांट लगाया है। फिक्स एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट, अगर आपको कोई बेकरी की दुकान है अगर आपकी, तो वहां पे अगर आप ब्रेड बनाने की मशीन लगा रहे हैं तो वो इक्विपमेंट है, वो आपका एसेट है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे वो आपको फायदा देगी, उससे ब्रेड बनेगी, ब्रेड आप बेचोगे, इसलिए वो आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। नॉन करेंट नहीं, इनकी इस साल बाद बेच दिया, मैं ऐसा तो नहीं करोगे ना, आगे आने वाले टाइम पे उसको यूज करोगे और ब्रेड्स बनाओगे, बन बनाओगे, उसे हम कहते हैं। इंटेंजिबल होते हैं आपके गुडविल। ये गुडविल क्या होता है दोस्तों, देखो, गुडविल होता है उस कंपनी की कितनी अच्छी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। टाटा ने जैगुआर को खरीदा था 2.3 मिलियन डॉलर, ये बिलियन डॉलर भी हो सकता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको उसमें, 2008 में। जैगुआर बहुत कंपनी डूब रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसको इतना प्राइस दिया। ठीक है, क्यों दिया,
क्योंकि जगुआर की मार्केट वैल्यू अच्छी थी, भले ही उसका वो आपका नुकसान हो रहा था उसको, भले ही उसको दिक्कत हो रही थी, मतलब अपना मतलब उसको प्रॉफिट कमाने में, लेकिन उसकी गुडविल अच्छी थी, लोग जानते हैं हाँ यार जगुआर अच्छी कंपनी है, तो वो उस गुडविल का पैसा दिया उसने। अब वो गुडविल उसकी होगी, उसका एसेट हो गया, अब उसके नाम पे वो खूब सारा पैसा कमाएगा और कार्स बनाएगा जगुआर की टाटा। ठीक है, उसे हम कहते हैं गुडविल, इनटेंजिबल होता है। आप गुडविल को छू थोड़ी सकते हो, ये गुडविल है भाई छू लो उसको। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये होता है आईपीपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब आपने कोई समझिए आपने कोई इन्वेंशन करा है, उसकी कोडिंग है, आप वो किसी कंपनी को कोडिंग वो बेच देते हो, तो वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो कंपनी को बेचोगे, कंपनी उसको खरीद लेगी, आप कंपनी उसी फॉर्मूले, वो थी ना पिक्चर आपकी थ्री इडियट्स, उसमें वो आमिर खान एक सॉफ्टवेयर बना कुछ बनाता है, वो एक खरीद दूसरा फिर वो क्या था वो चतुर, वो उसको खरीदने आता है उसको, है ना, उसको उसके अब उस प्रोफेसर से, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदता है उसको, वो भी आपका फिक्स एसेट है। ठीक है। तीसरा होता है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब आपका इस प्रोडक्ट पे कॉपीराइट है। अब मैगी है, मैगी कोई फॉर्मूला अगर बनाएगी तो उस फॉर्मूले पे उसका कॉपीराइट है, उस पे इसका किसी भी कोई उस पर राइट नहीं ले सकता। अगर वो कॉपीराइट आप किसी को बेच देते हो तो वो दूसरी कंपनी के लिए फिक्स एसेट बन जाती है, या आपके लिए फिक्स एसेट है। ठीक है ना, आपने आपका प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट पे आप उस प्रोडक्ट को आपको नहीं, आप किसी फॉर्मूला चेंज नहीं करो, उस फॉर्मूला पे आपका कॉपीराइट है। समझ गए फ्रेंड्स। और कौन से नॉन करेंट्स होते हैं? फाइनेंशियल एसेट, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है 20 साल के लिए अपनी कंपनी को और स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, वो आपका लॉन्ग टर्म। ट्रेड रिसीवेबल है, आपने किसी कंपनी को कुछ आपने सामान दिया, उस दूसरी कंपनी का मैं 3 साल बाद पैसा दूंगी, ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल। नॉन करेंट आपको पता है ना, जो 1 साल के बाद आप उनकी वैल्यू मिलती है, तो उसे हम कहते हैं आपका फिक्स एसेट्स। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स होते हैं जैसे आपने किसी के कहीं पे भी किसी कंपनी, आपने दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पैसा लगा दिया, तो वो कहलाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स। ठीक है। दूसरी कंपनी पैसा लगा दी, उसे हम कहते हैं आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेड। फिर होता है आपका डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे, थोड़ा टेक्निकल टर्म है। डिफर्ड टैक्स आप ये समझिए, अकाउंट आपको लगा था अकाउंट मेरा 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है अगले साल, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट आया 8 लाख का, लेकिन आप 2 लाख पहली टैक्स में जमा, एडवांस टैक्स जमा कर चुके हैं, तो वो आपका डिफर्ड टैक्स है, तो वो आपको पैसा वापस होगा। सिंपल एग्जांपल है, आप नहीं जॉब करते हैं, ठीक है, आप अपना टैक्स ज्यादा कटवा रहे हैं, ठीक है, आप आरटीआर फाइल करते हैं, आरटीआर फाइल करने के बाद क्या होता है, वो पैसा आपको रिफंड मिलता है, ठीक है, वो आपका डिफर्ड टैक्स है। वो रिफंड क्यों देती है, आपने ऑलरेडी ज्यादा पैसा जमा कर रखा है, तो उसे हम कहते हैं आपका डिफर्ड टैक्स। ठीक है। करंट, करंट में होते हैं आपकी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है दोस्तों? ऐसी चीजें जिनको हम फिनिश गुड में आप प्रोडक्ट कर लो, फिनिश प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर देते हो। ब्रेड का एग्जांपल दूं, ब्रेड के लिए क्या इन्वेंट्रीज रहेंगी? मैदा, आटा, गेहूं, कुछ अगर आपको ऑर्गेनिक ब्रेड बनानी है तो काजू, बादाम, किशमिश, वो आपकी इन्वेंट्रीज है। टायर बनाने वाली कंपनी की इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? रबर हो जाएगी। ठीक है, जिनको आप ऐसी प्रोडक्ट, जिनको ऐसी चीजें जिनको आप फिनिश प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं आपका इन्वेंट्रीज। ठीक है। फिर होते हैं आपके कैश फाइनेंशियल एसेट्स। कैश फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं आपके? जो आपने कहीं 1 साल के लिए आपने कहीं पर भी किसी कंपनी ने, या आपने फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे सिप में पैसा लगा दिया, ठीक है, या किसी आपने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया 1 साल के लिए, या 1 साल की आपने आरडी खोल दी, रिकरिंग डिपॉजिट खोल दी, उसे हम कहते हैं आपका कैश फाइनेंशियल एसेट्स। आपने 1 साल के लिए किसी कंपनी को उधार दे दिया, एक अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट के लिए, एक अकाउंटिंग ईयर में काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपने किसी को 21 से लेकर 22 तक आपने 1 साल के लिए उधार दे रखा है आपने किसी कंपनी को, तो वो आपका एक फाइनेंशियल एसेट है, क्योंकि आपको पैसा रिटर्न मिलेगा 1 साल के अंदर मिलेगा, और वो करंट कहलाए, क्योंकि 1 साल के अंदर वो पैसा रिटर्न होगा। ठीक है। आती इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मैंने आपको बता ही रखा है कि आपका जो पैसा आप लोग
कोई कंपनी खोलने के लिए अपना कोई भी अपना पैसा आपका जमा करता है, उसे हम कहते हैं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। जो इनिशियल फंड होता है उसे हम कहते हैं आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। फिर आपका होता है रिटेन अर्निंग। मैंने आपको बताया था कि जैसे पिछले वाले केस में रोशन ने उसको 7,000 का उसने बेचा, अब 7,000 की उसकी इक्विटी और बढ़ गई। ठीक है, प्रॉफिट हो गया उसका। या तो वो अपने हिस्सेदारों को दे देगा, अगर अपने पास रखेगा तो उसे हम कहते हैं आपका रिटेन अर्निंग, है ना। अगर वो दे देगा 7,000 में किसी को, मतलब जिसने अगर XYZ किसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या खुद को दे देगा वापस वो 7,000 रुपए, तो वो आपका डिविडेंड कहलाएगा। लेकिन रिटेन अर्निंग क्या होगी? रिटेन अर्निंग मतलब अगर वही पैसा वो अगर अपनी बैलेंस शीट में दिखा देगा कि ये मुझे प्रॉफिट हुआ है इस पर सामान बेचने से, तो उसे हम कहेंगे आपका रिटेन अर्निंग। ठीक है। फिर होगा नॉन कंट्रोलिंग एसेट। नॉन कंट्रोलिंग एसेट क्या होते हैं? कुछ सपोज करो आपके 10 लोगों ने, आप फ्रेंड्स ने आपकी कंपनी खोली, तो 2 लोग उसमें ऐसे हैं जिनका कोई इतना माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, जिन्होंने 1-2% या 4-5% आपका इन्वेस्ट कर रखा है, उनका कोई मतलब डिसीजन में मैटर नहीं करता, वो भी आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कहलाते हैं वो। ठीक है। मतलब आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है उन शेयर होल्डर्स का, उन 2 दोस्तों का आपके बिजनेस में कोई उसमें वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, वो कंट्रोल नहीं कर, उसे कहते हैं आपको नॉन कंट्रोलिंग एसेट। लायबिलिटीज एक होती हैं आपकी, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। ठीक है। मतलब आपने वही लोन ले लिया है 10 साल के लिए। ठीक है। वो उसको हम कहते हैं आपका 10 साल का लोन ले लिया, लेकिन आपको चुकाना है। ठीक है, लेकिन एक एक साल से ज्यादा है, मतलब एक ईयर प्रॉफिट से वो आपका ज्यादा है वो लोन। ठीक, एक ईयर, सॉरी, एक ईयर से वो आपने ज्यादा टाइम के लिए ले रखा है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए से ज्यादा आपने ले रखा है, तो उसे हम कहते हैं आपका लॉन्ग, क्या कहते हैं, नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर जो लोन आप एक साल के अंदर चुका रहे हो तो आपकी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में चुका रहे हो उसको तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। एक साल से ज्यादा आप उसको चुका रहे हो, ठीक है, एक साल के ज्यादा के बाद उसे आप चुका रहे हो, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के बाद चुका रहे हो, तो उसे हम कहते हैं आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। और ये नहीं हर साल, अगर सपोज 10 साल लिया है तो हर साल बैलेंस शीट में वो आपका नॉन करंट में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि एक साल आपने नॉन करंट में दे दिया, अगले साल आप करंट में दे दोगे, हर साल वो आपका नॉन करंट में ही आएगा। ये इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कहते हैं बैलेंस शीट का प्रिंसिपल। ठीक है ना, कंसिस्टेंट है बैलेंस शीट। मीनिंग आज कुछ और दिखा दिया, आज कोई और रूल फॉलो कर लिया, अगले साल कुछ और रूल फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन जैसे होती है आपकी ग्रेचुटी। ग्रेचुटी 5 साल बाद मिलती है कि कोई एम्प्लॉय जब कर लेता है, ठीक है, 5 साल के बाद मिल रही है, एक साल से ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं आपके ग्रेचुटी। वो भी कंपनी की लायबिलिटी है अपनी एम्प्लॉयज की तरफ। पेंशन है, हालांकि खत्म हो गया, फिर भी पहले पेंशन होती थी, ठीक है, वो आपकी एक नॉन करंट लायबिलिटी में आती थी एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है। कंपनी के लिए पेड लीव होती थी। ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल बैंक्स में है, बैंक्स में कुछ एम्प्लॉय आपके काम करते हैं। ठीक है। अब उनको आपकी हर 11 दिन में एक लीव मिलती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, इकट्ठी होती रहती है। ठीक है। अब 1 साल बाद या 2 साल बाद उनको एनकैश करवानी है। ठीक है। वो क्या होगा, बैंक की बैलेंस शीट में आपकी नॉन करंट में लायबिलिटी में आएगी। ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब वही एग्जांपल, आपको पता है भाई, आपने टैक्स जमा नहीं करा 1 साल तक। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी मुझे पैसा दो। भाई तुम्हारा तुमने 8-10 लाख का तुम्हें प्रॉफिट होना, क्या कहते हैं, प्रॉफिट होना था, प्रॉफिट हुआ 8 लाख तुमने दिखाया, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा टैक्स लग रहा था 1 लाख, तुमने 50,000 ही टैक्स में जमा करा, तो 50,000 आपको देना पड़ेगा अगले साल बाद। तो उसको डिफर्ड टैक्स में दिखा देते हैं। कुछ कंपनी ऐसा करती हैं ताकि उनके पास कैश होल्डिंग रहे। किसी भी कंपनी में अगर वो टैक्स कम दे, इसका मतलब कई केसेस में चोरी नहीं कर रही है, वो चाह रही है मेरे पास कैश होल्डिंग ज्यादा रहे। हो सकता है कोई इवेंचुअलिटी हो रही है, देना पड़ेगा अगले साल बाद, देना पड़ेगा उसको, पर हो सकता है कि कोई इवेंचुअलिटी हो गई या कोरोना आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोरोना की महामारी आ गई, ठीक है, तो वो कैश कहाँ से लेगा, तो वो कैश कम पे करते हैं, टैक्स कम पे करते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल कैश लगना, एक वो क्या था, डिफर टैक्स था, उसमें क्या था कि आपने ज्यादा दे दिया टैक्स, इसमें क्या आपने कम दिया टैक्स। तो वो डिपेंड करता है कंपनी का अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट है, कंपनी की देखती है मैं दो अगले साल में कितना कमाने वाली हूँ,
सेल्स कितनी रहेंगी, उसके हिसाब से फिर वो इस टैक्स को एडजस्ट करती है कि ज्यादा देना है कम देना है। ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी में सेम हो जाते हैं कि फाइनेंशियल प्रोविजन हो जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल हो जाते हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल हो जाते हैं, जैसे आपने किसी कंपनी से उधार ले रखा है 1 साल का, या आपने किसी बैंक से 1 साल का उधार ले रखा है, तो वो आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी में करंट में आ जाए, करंट लायबिलिटी, क्यों आपको 1 साल में आपको वो चुकाना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके प्रोविजन। प्रोविजन क्या होते हैं? वही जिस तरह एक ग्रेचुटी है, पेंशन है, वैसे सपोज करो ये पेड लीव का है। कोई एम्प्लॉय आपका 1 साल में अंदर छोड़ के चला गया, 10 एम्प्लॉय आपने 1 साल के अंदर, आपने पेड लीव का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आपकी करंट लायबिलिटी। तो आपकी बैलेंस शीट में दिखाएगा कि इतनी मेरी करंट लायबिलिटी थी इस साल में, 21 से 22 में मेरी इतनी करंट लायबिलिटी थी, इतना मुझे पैसा देना पड़ा उसको जो एम्प्लॉयज छोड़ के गए। ठीक है। करंट टैक्स लायबिलिटी सेम, आपको मतलब 1 साल के अंदर आपको कोई टैक्स देना है आपको। ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर वो टैक्स चुकाना है, तो उसे हम कहेंगे आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती है और कैसे डिजाइन होती है। ये काफी अच्छी चीज है कि एक शंभू राम एक आदमी है, उसने 30, इसको हम एक्सेल में देखेंगे। ठीक है। थोड़ा अच्छा लगता है। 30,000 रुपए उसने कंपनी में इन्वेस्ट करे। कैसे? उसने 10-10 रुपए के उसने 300 शेयर बेच दिए। ठीक है। 3,000 शेयर उसने बेच दिए और उसने कंपनी खड़ी कर दी शंभू राम के नाम से, शंभू राम केमिकल्स या शंभू राम फोटोज की बात हो रही, शंभू राम फोटोज। ठीक है। 2 जनवरी को वो सामान लाया 9,000 रुपए का क्रेडिट पे, इक्विपमेंट लाया 12,000 का, 15,000 की उसको फीस मिली कैश, 5,000 चुका दिए किसके उसने, उधारी जहां से ली 9,000 की ली थी उसने 5,000 चुका दिए, 12,000 उसने दोबारा डाले, ये आपने इन्वेस्टमेंट करा, 19,000 का उसने 22 जनवरी को उसने कस्टमर को बिल करा, भाई इतना बिल है तुम्हारा, 2,500 और 1,200 का उसने एक्सपेंसेस आए हैं उसके। मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। 4,000 का उसने डिविडेंड पे करा, जिसने 10-10 के शेयर लगाए थे, जिनसे 10 के शेयर लगाए थे, 4,000 का डिविडेंड पे करा। ठीक है। 11,500 में उसने अलग रखे, भैया 1 फरवरी को मुझे सैलरी देनी है, तो मेरे पे सैलरी देनी है 1 फरवरी को एम्प्लॉयज को, तो मैं 11,500 रुपए मैंने अलग रख लिए। अब हमें उसकी फर्स्ट ऑफ एज ऑन 1 फेब को हमें उसकी बैलेंस शीट डिजाइन करनी है। मतलब 1 फेब को 1 महीने को वो देखना, अपनी बैलेंस शीट अपनी बनाना चाहता है कि मेरी 1 महीने की बैलेंस शीट कैसे दिखेगी। बहुत अच्छा, कौन बहुत बढ़िया चीज है। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। सिंपल भाषा, वैसे दोनों इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन दोनों में अगर मैं फाइनेंशियल में बोलूं, सिंपल समझो, ये करंट है, करंट लायबिलिटी है, और ये हमारा फिक्स्ड एसेट में हम लोगों ने ये करंट और ये फिक्स्ड एसेट छोड़ो। एक्सपेंस करंट कब होगा? जब हम लोग कुछ 1 साल के लिए हम लोग किसी कोई हम शेयर खरीद लेंगे। एक्सपेंस फिक्स कब होगा? सॉरी, लायबिलिटी करंट कब होगी? जब हम लोग, जैसे इन्होंने क्या करा, आपका 2,500 की इसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, सॉरी ऑफिस का रेंट देना है, और 1,200 का। एक्सपेंडिचर फिक्स कब होगा? जब आप किसी में, आप पीपीई में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, आप इन्वेस्ट करोगे। एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये आपका लायबिलिटी कब होगा? वो होगा आपका एक्सपेंडिचर आपका, एक्सपेंस कैन बी एक्सपेंस करंट, एक्सपेंस फिक्स्ड, ये बात समझ लीजिए। अब चाहे वो लायबिलिटी हो पे डाले या एसेट पे डाले, या वो एक्सपेंडिचर क्या होगा फिक्स, या वो लायबिलिटी पे डाले एसेट पे डाले। लायबिलिटी करंट,
एक्सपेंस, आपने कोई शेयर खरीद लिया 1 साल के लिए, 1 साल में आपने लोन ले लिया, वो आपका एक्सपेंस हो गया। एसेट, करंट एक्सपेंस, आपने कितने आपने कोई आरडी में इन्वेस्ट कर लिया, वो आपका एक्सपेंस हो गया करंट में, ठीक है। लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर कब होगी? जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेंगे फॉर एग्जांपल। एसेट, एक्सपेंडिचर कब कहलाएगा? जब आप क्या करो, किसी आप पीपीई में या कोई इक्विपमेंट वगैरह लगाओगे, अपना प्लांट लगाओगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज फॉर करंट, सॉरी, एक्सपेंडिचर इज फॉर फिक्स, एक्सपेंस इज फॉर करंट। एक्सपेंडिचर फिक्स्ड, एक्सपेंस करंट। समझ गए बात को? ठीक है। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हम इसको लायबिलिटी, एसेट और इक्विटी में हम लोग उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ई लिखते जाएंगे। 1 जनवरी को उसने 30,000 रुपए डाले तो ये हमारी इक्विटी होगी, ठीक है, उसे कम नहीं करी करी। सप्लाईज लाया क्रेडिट वर्थ में, तो क्या होगा? एसेट भी होगा और आपकी लायबिलिटी भी होगी। 5 जनवरी को वो क्या करा उसने? 12,000 का इक्विपमेंट लेके आया। क्या लेके आया? आपका इक्विपमेंट लेके आया, कैश पे समझ लिए, कैश पे इक्विपमेंट लेके आया, तो वो क्या होगा? आपका एसेट बढ़ जाएगा। लायबिलिटी क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसे लोन लेके नहीं करा है ना उसने, ये एसेट हो गया कौन सा? फिक्स्ड या नॉन करेंट, ठीक है। 15,000 को उसकी सर्विस के लिए उसने कैश मिला, तो क्या होगा आपका? ये एसेट भी कहलाएगा और इक्विटी भी कहलाएगा। सर्विस का मिला ना उसको पैसा, प्रॉफिट हुआ उसको, तो एसेट में बढ़ाएंगे हम कैश में, और आपका हम वो भी बढ़ाएंगे, क्या नाम है, इक्विटी भी बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको फायदा हुआ है। उसने क्रेडिट करके 5,000 दिए, तो क्या होगा? ये हम लायबिलिटी हम कह सकते हैं, लायबिलिटी कम हो जाएगी। उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट करा, उसने कितना? 12,000 का, ठीक है, तो क्या होगा आपका? कैश बढ़ेगा, मतलब एसेट और इक्विटी, ठीक। 22,000 को उसने कस्टमर को बिल करा, कितना? 19,000। अब उसने कस्टमर को बिल करा है, उसने उसने कुछ सर्विस की और उसको कस्टमर बिल करा है, तो क्या होगा? आपकी इक्विटी भी बढ़ जाएगी और आपका एसेट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। हम बैलेंस शीट वो एक्सेल के थ्रू जानेंगे क्या फर्क आएगा। 27,000 उसने, 27 जनवरी को उसने 2,500 उसने उसे ऑफिस रेंट दिया और इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 1,200 का। तब इसमें क्या होगा आपका? ये हो गया आपकी लायबिलिटी, और किस पे फर्क आएगा आपका? कैश पे। 30 जनवरी को उसने 4,000 उसने कैश उसने डिविडेंड दिया, तो क्या होगा आपका? इक्विटी पे फर्क आएगा, और किस पे फर्क आएगा? आपके उसके एसेट पे। 31 जनवरी को उसने साढ़े 11,000, 11,500 उसने अलग रख दिए, ठीक है, कैश में, तो क्या फर्क पड़ेगा? एसेट पे फर्क पड़ेगा और आपका इक्विटी पे फर्क पड़ेगा। समझ गए? सबसे पहले बैलेंस शीट हमें देखना होता है क्या इक्विटी है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये उसने क्या करा? 30,000 रुपए उसका उसने शेयर लिया, तो हमने क्या करा? यहाँ पे 30,000 रुपए हमने कैश में जोड़ दिए, और हमने यहाँ पे इक्विटी में 30,000 रुपए जोड़ दिए। मैं आपको डाउनलोड के लिए ये लिंक लगाऊंगा इसमें समझने के लिए। फिर 2 जनवरी को उसने क्या करा? 9,000 का वो सप्लाईज लेके आया, ठीक है, 9,000 रुपए की वो सप्लाई लेके आया क्रेडिट पे। अब एसेट बढ़ा उसका, सप्लाई लेके आया, ठीक है, और उसका लायबिलिटी भी बढ़ गई इसकी, ठीक है। एसेट बढ़ गया और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। 9,000 उधारी पे सामान लेके आया, लेकिन उसका एक एसेट जुड़ गया, उसका एक सामान जुड़ गया, जिससे वो अपना कुछ काम करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आया, फिर क्या करा उसने? 5 जनवरी को इक्विपमेंट लेके आया 12,000 कैश पे। अब देखिए ये मजेदार है, अब वो कैश पे लेके आया, तो कैश आपका 12,000 कम हो गया, B4, मतलब कैश से मैंने क्या करा? 12,000 माइनस कर दिया। सप्लाईज वैसे की वैसी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विपमेंट आ गए, एक कैसे जुड़ गया। ट्रेड पेबल वैसी है, मतलब उसने जो 9,000 रुपए सामान उधारी पे लिया था, लेकिन इक्विटी में फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपना एसेट जोड़ा है,
एक्सपेंसेस जब हम करते हैं तब आपकी इक्विटी आपकी कम होती है, ठीक है। लेकिन जब कोई एसेट जोड़ते हैं, आपकी एसेट से इक्विटी बढ़ेगी ना, आपकी एसेट से आगे 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 आने वाले साल में क्या होगी, उससे आपकी इक्विटी बढ़ेगी। हम इसलिए इसको नहीं घटाते। आप देखिए 7 जनवरी को उसने क्या करा, 15,000 की उसको सर्विस उसने दी, ठीक है। तो क्या होगा, 15,000 की सर्विस तो कैश भर जाएगा एसेट में, सप्लाईज ऐसी हैं, ये ऐसा है, ट्रेड पेबल ऐसा है, और 15,000 रुपए की हमारी यहाँ पे क्या हुआ, इक्विटी हमारी बढ़ गई, क्योंकि उसको फायदा हुआ 15,000 का, ठीक है। 13 जनवरी को उसने क्या करा, 5,000 रुपए क्रेडिटर के दे दिए, भाई तो 9,000 था, 5,000 ले ले, ठीक है, कैश दे दिया। कैश कम हुआ, सप्लाई वैसी की वैसी है, इक्विपमेंट वैसे का वैसा ही है। अब यहां से आपके क्या हुआ, 5,000 आपका कम हो गया। कितना बच गया आपका, कितना बच गया आपका, 4,000 रुपए की, उसके पास 4,000 की उधारी बची है 9,000 में से, और ये आपकी इक्विटी वैसी की वैसी है। आप समझ रहे हैं ना फर्क, कि कहाँ आपको इक्विटी बढ़ानी है, कहाँ इक्विटी आपको कम करनी है, कहाँ इक्विटी आपको कांस्टेंट रखनी है। जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां इक्विटी बढ़ा दो, ठीक है। जहां आपका एसेट में काम लग रहा है, क्योंकि एसेट में वहां आपकी इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां पे आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, वो कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है ना, कंपनी की बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है, आपकी नहीं कम हो रही है, ठीक है। अब 18 जनवरी को उसने क्या करा, उसने 12,000 रुपये उसने दोबारा इन्वेस्टमेंट करा, मतलब 28 था, 12,000 इन्वेस्टमेंट और कर दिया, कैश हमारा बढ़ गया। ये सप्लाई वैसे की वैसी हैं, ये हमारे इक्विपमेंट वैसे का वैसे ही है, लायबिलिटीज वैसी की वैसी हैं, और हमारा ये 12,000 का हमारा और इक्विटी बढ़ गया। 12,000 और इन्वेस्ट करें तो 12,000 इक्विटी में और बढ़ा दो, है ना, और इन्वेस्ट करा ना उसने पैसा। आपके 1 लाख का बिजनेस है, 50,000 आपने डाल दिए, तो आपकी इक्विटी कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए की हो जाएगी, ठीक है। उतना आपका परसेंट शेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसने 22 जनवरी को क्या करा, कस्टमर को बिल करा 19,000 रुपए का, ठीक है। कैश वही का वही उसे बिल करा है, मतलब सिर्फ उसने लिया नहीं है कुछ, उसे बिल करा है, भाई ये तेरा, ये एफिडेविट, ये तेरा बिल आया है 19,000 का। अब पता नहीं तू मार्च में पैसा दे, अप्रैल में पैसा दे। जिस वक्त मैंने आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट बताई थी, हम जिस वक्त हम लोग बिल कर देते हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं, जिस वक्त हम लोग बिल कर देते हैं, हम उसको बैलेंस शीट में हमें लिखना होता है, ठीक है। अगर हम किसी को बिल कर देते हैं पैसा लेने के लिए, तो वो हमारा आ जाता है ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। भले ही वो 2 महीने बाद जुड़े, लेकिन आप उसी वक्त लिखोगे जब वो आपका एज ऑन 22 जनवरी, आप तब नहीं लिखोगे जब वो कैश मिला है, जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन है तब नहीं लिखोगे, लेकिन जब आपकी वो ट्रांजेक्शन आपकी इनिशिएट हो गई, ठीक है, तब उसको आप बैलेंस शीट में आप मेंशन एज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब अगर आपको किसी ने, आपने सामान उधारी से लिया होता, तो आप ट्रेड पेबल का एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, बिल बनाओगे, वो कंपनी आपको बिल बना के देगी, ट्रेड पेबल पे तूने इतने पैसे उधारी लिया, आप उसी वक्त उसको मेंशन कर दोगे एज ऑन दिस डेट। ये नहीं जब आप कैश दोगे तब आपको लिखना है, नहीं, जिस आपको बिल होगा तब आपको वो मेंशन कर देना है। तो 9,000, ये 19,000 ट्रेड रिसीवेबल होता है, ठीक है। 12,000 का आपका, 19,000 का आपको बिल करा था कस्टमर का, 12,000 का हमारा इक्विपमेंट था, 4,000 ये चल ही रहा है हमारा, और ये हमारी इक्विटी क्या होगी, बढ़ गई। क्यों, हमें पता है भैया 12,000 तो हमें मिलने ही मिलने हैं, प्रॉफिट तो हमें हो गया। अब वो चाहे 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, 4 महीने बाद मिले, 1 साल बाद होगा तो उसको फिक्स उसमें डाल देंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर में उसको करंट में डाल देंगे, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, हमें हमारा 57 से कितना हो गया, 76,000। अब 27 जनवरी को उसने 3700 रुपये में टोटल आप ले लो, 2500 प्लस 1200, कितना हो गया हमारा, 3700 को उसने बिल करा है, ठीक है। 3700 को क्या करा उसने, बिल करा है। तो क्या होगा, कैश से बिल पे करा है, तो 36,000 ये कम हो जाएगा 40,000 से, सप्लाईज वैसी की वैसी हैं, 19,000 का हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इक्विपमेंट कितना है हमारा 12,000 का, ये वैसे का वैसे ही है। अब इसका मैंने आपको बताया था, जब एक्सपेंस करते हैं तो क्या होता है, आपका आपकी इक्विटी आपकी घटती है,
ठीक है ना। आपकी इक्विटी क्या होती है, उतने अमाउंट आपकी घटती है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म आप लोन लेते हो तब आपकी नहीं घटती। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, आपकी ज्यादातर आपका इसमें उसमें एक्सपेंसेस आपके आपके ज्यादा शो करती है, ताकि उनको थोड़ा कम प्रॉफिट पे कम टैक्स लगे। बताऊंगा कैसे। 4,000 से डिविडेंड पे कर दिए, कितने, 30 जनवरी को। क्या हुआ, 36,300 में से 4,000 उसने डिविडेंड पे कर दिया कैश का, ले भाई ये तेरा पैसा है। सप्लाई वैसी कांस्टेंट कांस्टेंट है। 19,000 ट्रेड रिसीवेबल है, 12,000 हमारा ये रहेगा ही रहेगा इक्विपमेंट। 4,000 का हमारा ये आपका लाइबिलिटीज वैसी की वैसी रहेंगी, और इसमें क्या हुआ, 4,000 रुपये और कम हो गया। आपने डिविडेंड दिया ना, और कम होगी आपकी इक्विटी। और आप डिविडेंड देते रहोगे, इक्विटीज कम होती रहेंगी। डिविडेंड आप नहीं दोगे, इक्विटीज कांस्टेंट कांस्टेंट रहेंगी। ये आपका 31 जनवरी होना चाहिए। 31 जनवरी को क्या, अब एज एन 31 जनवरी क्या हुआ ये देखिए। 32,300, 9,000, 19,000, 12,000। अब उसने क्या करा, उसने 31 जनवरी को उसको 11,500 रुपये उसने अलग रखे हुए हैं सैलरी देने के लिए। तो ये भी हमारा ट्रेड पेबल में आ जाएगा। मतलब किसी ने आपको सर्विस दी है, तो सैलरी क्या होती है दोस्तों, जब किसी कंपनी का आप सर्विस देते हो, उस सर्विस के एवज में, उस सर्विस के ल्यू पे कंपनी आपको पे करती है। तो वो आपका क्या होता है, हमारा पेबल होती है कंपनी आपको सर्विस के लिए, वो होता है हमारा ट्रेड पेबल। ठीक है। तो क्या होगा, हमारा 4,000 में 11,500 और जुड़ जाएगा, और 56,800 हमारा इसमें से तेरे 68,300 में से 11,500 हमारा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 72,300, 72,300 एसेट और लायबिलिटीज हमारी इक्वल आ गई। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हम लोग उसका बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो इसको आप जरूर उसमें पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में उसका पोस्ट